Hello students, welcome to my channel Phys Guru. Today we are going to discuss analytical method of addition of vectors. उसमें पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी एडिशन का जो पैलोग्राम लॉ है। इससे जाहिर बात है कि इसमें आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे एट ए टाइम। ये लॉ क्या कहता है, किसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे बल्कि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है क्या। देखो एक्चुअली होगा क्या कि दो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे इस तरह से, वेक्टर ए और एक वेक्टर कुछ इस टाइप से दिया जाएगा बी, बीच का एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दी हुई होंगी, गिवन, ठीक है। और पूछेगा क्या, क्वेश्चंस क्या रहेगा आपका, क्या आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर करके इनका वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकाल के बताएं। राइट, देखिए ए और बी वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्ट आएगा उसको भी वेक्टर ही बोलेंगे और वेक्टर ही होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन दोनों हमको निकाल के दोनों हमको सॉल्व करके देना है कि क्या रिजल्ट होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैलोग्राम लॉ ये कहता है कि जब दो वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हों, उनके बीच का एंगल अगर आपको मालूम हो, तो पहले आप उन दोनों वेक्टर्स के थ्रू दो एडजेसेंट साइड बना दें, और बना हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी आपके पास कुछ इस टाइप से होगा, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, और ये एंगल थीटा, ठीक है। हमने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाया ताकि चीज़ें समझ में आए अच्छी तरह से, पिक्चर क्लियर करने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, क्या मतलब कहने का कि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए होंगे ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा, ये नोन होना चाहिए, हमने यहाँ बता रखा है आपको। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे ये सब कुछ डिराइव करना है, यानी अल्टीमेटली मुझे ये रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या होने जा रहा है। पैलोग्राम लॉ कहता ये है कि आप इन दोनों वेक्टर्स की मदद से पहले पैलोग्राम कंप्लीट कर लें। तो पैलोग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, पैलोग्राम कंप्लीट करना बड़ा आसान है, दो साइड्स दिए हुए हैं, दोनों के पैरेलल साइड्स आप ड्रॉ कर दो, पैलोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, प्रॉपर नहीं बन पाया ऑब्वियसली, लेकिन आप चाहिए तो आप बना सकते हो अच्छी तरह से, लाइक दिस, और ये, ठीक है ना। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया मोर और लेस। इसके बाद मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ओ, इसको आप ए कह दीजिए, दिस इज बी, और ये पॉइंट आपका सी। तो एनीवे माय फर्स्ट टास्क वाज टू कंप्लीट द पैलोग्राम विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी पहला टास्क हमारा क्या था कि आप इन दो दिए हुए वेक्टर से पैलोग्राम कंप्लीट कर लें। हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ये लॉ कहता ये है कि जब आपने पैलोग्राम कंप्लीट कर लिया तो इन दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वो भी एक वेक्टर होगा, और वो वेक्टर इस पैलोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। कौन से डायगोनल से, ये वाला नहीं, बल्कि उनकी जो कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल है, ठीक है ना, उससे जो पास होने वाला डायगोनल है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के सम को। यानी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला डायगोनल कौन सा होगा, दिस वन विच पासेस थ्रू द कॉमन टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर। ये पैलोग्राम लॉ ये कहता है। तो आप इसको रिजल्टेंट कह सकते हैं आर, क्योंकि वेक्टर के सम को रिजल्टेंट कहा जाता है। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ आर, आर का मतलब ए प्लस बी, यानी आपने जो दो वेक्टर्स को ऐड किया है तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो ये वाला वेक्टर है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा। क्लियर। तो अब हमारा टास्क क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया, लेकिन उसका लेंथ अभी हमको नहीं मालूम है, और ना ही उसका डायरेक्शन। यानी अब मेरा टास्क ये है कि ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसकी दो चीज़ें मुझे चाहिए। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, या आप सिंपली आर भी लिख सकते हैं। मैंने बता रखा है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, विथ लेटर विदाउट एरो, या एरो वेक्टर के साथ आप लिखें और फिर उसको मैग्नीट्यूड साइन के अंदर ले लें, राइट। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो एंगल मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये एंगल अल्फ़ा मान लीजिए आप, तो आपको ये भी निकालना है कि व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा। अब जाहिर बात है कि ये जो आर मैग्नीट्यूड है वो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, वो लेंथ है कहाँ से कहाँ तक, ओ से सी तक। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि असल में आपको ओ सी लेंथ निकालना है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ओ सी लेंथ और एक एंगल अल्फ़ा। तो ये दो टास्क है हमारा।
जो मुझे इसमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करें। फंडामेंटल चीज़ मालूम हो गई आपको कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हों ए बी और उनके बीच का एंगल थीटा मालूम हो, आप सबसे पहले क्या करें कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो कॉमन टेल से पास होने वाला डायगोनल होगा वही उन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर्स मुझे मालूम हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला चाहिए कि आखिर इनका लेंथ क्या होगा। राइट बताइए, ये वेक्टर तो मुझे मालूम हो गया, जब वेक्टर्स मालूम हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो अदरवाइज तो अननोन रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ये है ओसी की लेंथ मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दीज गिवन पैरामीटर्स। हमारा आंसर किसके टर्म में होना चाहिए? हमारे पास दिया हुआ क्या था, ए बी और थीटा, तो आंसर भी ए बी और थीटा की टर्म में तो होना चाहिए। तो अल्फा एंगल भी हम उसी टर्म्स में निकालेंगे और इसका जो लेंथ होगा वो भी उसी टर्म्स में निकालने जा रहे हैं। तो अब देखिए आप ज़रा सा ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब याद रखिएगा हमारा टास्क यही है, क्या निकालने जा रहे हैं हम, ओसी की लेंथ और अल्फा एंगल, ये दो हमारा टास्क है। सबसे पहला स्टेप है कि आप इसको ज़रा एक्सटेंड करो आगे। हमने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया एंड देन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, देखिए सीधा है, नहीं टेढ़ा होगा। इसको आप ऐसे कर दो लाइक दिस। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ से और इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए डी। कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली जो कि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो साइड है ए सी, ये ओ बी के पैरेलल है कि नहीं? ए सी साइड इज पैरेलल टू ओ बी, बिल्कुल क्लियर है। तो जो लेंथ ओ बी का होगा वही लेंथ ए सी का भी होगा, तो इसको मैं बी मान लूँ, यानी ये जो लेंथ है दिस इज बी, क्योंकि ये ओ बी के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर है? अब आप पता लगाओ कि ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कितना है, अल्फा या थीटा? ऑब्वियसली थीटा होगा। ये आपका ओ बी है और ये है ए सी, ये एंगल यहाँ दे रखा है थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा ही होगा। ठीक है। तो इस एंगल को मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा। राइट। अब आप आगे देखो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी डी व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ए डी, ए से डी तक का बेस है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए सी डी। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो ए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज इक्वल टू ए डी बाई बी। तो यहाँ से बी इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये वैल्यू हो गई ए डी की, यानी ए डी की वैल्यू आपको मालूम है, ए डी इज बी कॉस थीटा। नाउ इन द सेम ट्रायंगल व्हाट इज साइन थीटा? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज सी डी और हाइपोटेन्यूज फिर बी है। क्लियर है? बी हम मुझे तो लेंथ ही लेना है ना। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या हो गई, सी डी इज बी साइन थीटा। तो दीज टू थिंग्स आर नोन। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे अगले जो रिजल्ट मुझे निकालना है वो क्या करना है कि नाउ यू जस्ट ड्रॉ दिस ट्रायंगल। फिगर से ही मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। फिगर में मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज सी। मुझे निकालना क्या था, ओ सी है ना, यही ओ सी है। और ओ सी को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम, आर। तो मैं इसे आर ही लिखने जा रहा हूँ, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये अभी मुझे नहीं पता है। और ये जो एंगल है सी ओ डी, यहाँ भी वही है सी ओ डी, ये एंगल फिगर में क्या है, अल्फा है, तो अल्फा भी रहने दिया। और ये भी मुझे नहीं पता अभी। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ से डी तक की लेंथ मुझे मालूम हो गई। देखो यहाँ कैसे, ओ से डी का मतलब ये हुआ कि पहले ओ से ए यानी ये लेंथ, और ये लेंथ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ यानी ए सिंपली, एंड देन प्लस ए से डी यानी ये, ए से डी मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। ए डी देखो कितना है, बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली ओ से डी क्या हुआ, दिस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ओ से डी मैं लिखने जा रहा हूँ, दिस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? एंड दिस इज सी डी, सी डी इज हियर बी साइन थीटा। अब इसको यहाँ लिखो, दिस इज बी साइन थीटा। क्लियर है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज आर निकल जाएगा आसानी से। फॉर्मूला क्या हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो चाहे आप लिख लो। मैं लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, यही है ना। अब आप इसको एक्सपैंड करो, देखो क्या क्या मिलने जा रहा है। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसमें बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैं लिखूँगा फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो फिर क्या लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू 1 होती है। तो अल्टीमेटली आर हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट पड़ जाएगा, इधर रूट ले लीजिए आप आसानी से। तो अल्टीमेटली क्या आया ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज सिंपली बी स्क्वायर और प्लस ये वाला टर्म 2ab कॉस थीटा, ये रूट हो गया पूरा थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट जो मुझे निकालना था आर, जिसकी वैल्यू ओ सी के बराबर है। तो ओ सी इज नोट है ना, इसी को आप ओ सी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी। ठीक है, यानी ओ सी की लेंथ मुझे मालूम हो गई। अब मैं इसे थोड़ा मिटा दूँ, लेकिन अब एक चीज़ समझना क्या याद रखना कि जो यहाँ चीज़ मैंने लिखा था कि हमने ए और बी को ऐड किया है, तो मेरा टास्क था ए प्लस बी निकालना। दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था और इसका डायरेक्शन भी। तो अल्फ़ा तो मैं निकाल लूँगा अभी आसानी से, लेकिन ये जो आर जो है वो बेसिकली क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी ए प्लस बी तो हमारा वेक्टर है जो रिजल्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखोगे। यानी मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने ए और बी को ऐड किया है वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट मिला वो ये वाला वेक्टर है ए प्लस बी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी, और उसका मैग्नीट्यूड ओ सी है और उसका फॉर्मूला ये आया है। तो दैट मीन्स इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और ये जो थीटा है ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, याद रखिएगा हमेशा जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे उनके बीच का एंगल थीटा होगा, जो यहाँ मुझे लेना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ तो निकल गया, हमारी मैग्नीट्यूड निकल गया। अब मुझे निकालना है वो अल्फ़ा। देखिए हम निकालते हैं, ये पार्ट हो गया हमारा। अब मुझे निकालना है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए भी इसी ट्रायंगल में आ जाइए, इन द सेम ट्रायंगल OCD, व्हाट इज़ tan अल्फ़ा बताओ। तो tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ परपेंडिकुलर इज b sin थीटा, क्लियर है, एंड बेस इज a प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज a प्लस बी कॉस थीटा। अब ये इससे आपको एंगल मालूम होगा। अगर वैल्यूज जैसे राइट साइड में आप सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे, अगर वेल नोन नंबर आया था, मान लीजिए कि tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1/√3, तो आप बोल दोगे अल्फ़ा 30 डिग्री। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1, तो आप बोल दोगे अल्फ़ा 45। लेकिन अगर नहीं आती है वैल्यू, नॉन वैल्यूज अगर नहीं आती है, तो फिर हम लिख देंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में। तो मैं वहाँ इस फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है। और ये एंगल कौन किसके साथ बनाना है ये भी याद रखना है। देखिए अल्फ़ा एंगल, ये है एंगल अल्फ़ा, ये एंगल रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ है ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी विथ ए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अगर बी से पूछेगा तो क्या करेंगे, तो बी से पूछेगा तो आसानी है, पूरा एंगल थीटा पता ही है, और आपसे पूछेगा कि भाई ये रिजल्टेंट का बी के साथ बताइए, तो बोल देंगे थीटा माइनस अल्फा। या एक और रिलेशन है कि ए और बी को आप यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। अगर मैं इसको बीटा मान लूँ, ए के साथ तो अल्फा बना रहा था, अगर बी के साथ मैं बीटा मान लूँ, तो tan बीटा की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो खाली ए और बी को इंटरचेंज कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक मेथड तो ये है। अदरवाइज बहुत आसान है, अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो थीटा माइनस अल्फा इज बीटा। क्यों, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो बीटा क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा। थीटा दिया रहेगा, अल्फा आपने निकाल ही रखा है। ठीक है, तो एक तो ये है। अदरवाइज डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि tan बीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो सिर्फ ए और बी को इंटरचेंज कर दो इस फॉर्मूले में, यू विल गेट दिया। तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड रिलेशन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एक तो ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो एंगल का ही रिलेशन है। तो चलिए अभी हम लोग इतना ही रखते हैं सर, फिर इसके बेसिस पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इस पर कई सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, यानी क्वेश्चंस बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आए हैं, नीट में, यानी मेडिकल के एग्जाम्स में या जेई में, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। लोग ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस पर, ताकि
बिल्कुल कमांड हो जाए इस टॉपिक पे हमारा। अब देखिए जस्ट अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को अब यूज़ करना है। जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे दो वेक्टर्स का जो एडिशन होगा उसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, क्वाइट ईजी। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझिए आप कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए क्या कह रखा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। चलिए ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले से, बल्कि यहीं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, राइट। पहला वेक्टर है 40 मीटर 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मतलब हुआ? ईस्ट से नॉर्थ जाना है 20 डिग्री, तो ईस्ट से नॉर्थ 20 डिग्री, तो ईस्ट से क्लोज ही रहेगा वो, यानी कुछ वेक्टर वो इस टाइप का है। दिस वेक्टर इज ए, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 40 मीटर, और इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? सेकेंड वेक्टर है 30 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 70 डिग्री, तो वो यानी नॉर्थ से अल्टीमेटली 20 डिग्री हुआ भाई। यहाँ से 70 का मतलब नॉर्थ से 20 डिग्री हुआ, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ये वेस्ट से नॉर्थ जाना है 70 डिग्री और वो 30 मीटर का लेंथ, तो वो कुछ ऐसा आएगा। यानी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, दिस वेक्टर इज़ बी, है ना। लेंथ इसका कितना दे रखा है 30 मीटर, और ये जो लेंथ है आपका, मैं यहाँ लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लेंथ आपका जो है 40 मीटर है, ठीक है ना। एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 20 है, ये एंगल 70 है। मुझे अगर मुझसे कहा जाए कि ज़रा ये बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो आप देखिए एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, तो 180 में ये 70 और ये 20 90 हो गया, तो बचा क्या 90 ही बचेगा ना। तो दिस एंगल यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा कहलाता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ मोर और लेस तो मिल ही गया है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है 40 मीटर क्वेश्चन में, बी का मैग्नीट्यूड 30 मीटर एंड थीटा इज़ हाउ मच 90 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से। तो जहाँ तक सवाल है दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, वो तो फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल लोगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, जो अभी हमने जस्ट ड्राइव किया था उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये क्या वैल्यू आई थी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है, पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज 40 स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 40 स्क्वायर, देन बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 90। अब देखिए कॉस 90 क्या होता है, आप लोगों को पता है कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। तो कॉस 90 के जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया जीरो। गॉट इट? तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आने जा रही है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर होगा 900 विच इज़ इक्वल टू 2500 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 50 मीटर। तो दिस इज डन। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता बताओ मुझे। रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन एंगल भी बताना होगा। जैसे यहाँ हमने एंगल मेंशन कर रखा है 20 डिग्री 70 डिग्री, इस तरह से एंगल्स आपको भी बताना होगा। तो एनीवे आधा काम तो हो गया है। अब एंगल के लिए मुझे क्या करना होगा, ज़रा देख समझो उसको। सबसे पहली बात कि आप यहाँ ज़रा मालूम कर लो, इसका थोड़ा सा डायग्राम पर भी वर्क कर लें तो ये कि चीज़ें बड़ी अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ने कहा गया था कि जब दो वेक्टर्स आपके पास हों तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो आप। तो चलिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे होगा। और फिर इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि ये इस पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ने दूसरी बात क्या कही थी कि जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, वो कॉमन टेल से पास करने वाला जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होगा। तो यानी हमारा इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर है, इसी को आप आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जस्ट पढ़ा इससे पहले, इस प्रॉब्लम से पहले, उसमें हमने कहा क्या कहा था कि जैसे ये पॉइंट ए हो गया, इसको आप ओ है, इस पॉइंट को आप ए कह सकते हो, दिस इज बी और ये सी था, ठीक है। हमने ये भी दिखाया था कि रिजल्टेंट का एंगल
ए के साथ जो था वो अल्फ़ा था वो, और वो फॉर्मूला भी हमने निकाला था कितना आता है वो फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर लो तो ज़रा बताओ मुझे क्या आता है। वो tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या दी थी निकाल करके, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। एक तो इससे निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ ज़रा आसान है बिकॉज पैलोग्राम अगर एक्चुअल पैलोग्राम होता है यानी ये 90 डिग्री वाला केस नहीं होता फिर तो मुझे इस फॉर्मूले से ही निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पैलोग्राम जो है कन्वर्ट हो गया है रेक्टेंगल में तो यहाँ ज़्यादा आसान है निकालना ये एंगल अल्फ़ा एंगल, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला भी आप इससे भी आंसर मिल जाएगा आपको नो डाउट, लेकिन ये डायरेक्ट जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो लगाना ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ओ सी ए ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan अल्फ़ा की बात अगर मैं करूँ, मैं इसे भी सॉल्व कर दूंगा। tan अल्फ़ा क्या होता है बताओ, tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो ये वाला साइड है AC वो इसके पैरेलल है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये B के पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, दिस इज़ 30 मीटर, और बेस जो है वो ये है, इसका मैग्नीट्यूड 40 मीटर है कि नहीं, क्योंकि ये A वेक्टर है। तो दिस इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका CA यानी 30 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल, तो 3/4 आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। वो क्या चीज़ है कि समझ लीजिए अब अच्छी तरह से कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एंगल दिया रहे कि sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू आपको नोन है, पता है आपको, तो इस नोन वैल्यू से हम बड़ी आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, और यूज़ भी किया है हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं कि यूज़ कर चुके हैं। अगर इस एंगल को 30 लिख दें तो ये हाफ जो होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते थे 1 2, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये वैल्यू आती थी √3, याद होगा आपको, ठीक है। यानी अगर हमको कोई वैल्यू मालूम रहे तो इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब ये 30 हो गई, ये 60 होगा, ये 90 है, तो sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 सब निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं दे रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे पता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो वैल्यू है ट्रायंगल ही दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये मैं गलत वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि मैंने ऐसे रैंडमली आपको दे रखा है। जैसे यहाँ sin 30 की वैल्यू हमने यूज़ की है ना, वैसे ही एक वैल्यू मुझे पता है, sin 37 की वैल्यू मुझे पता है कि 0.6 के आसपास होती है, यानी 3/5 रेशियो आता है उसका। तो ये अगर 37 हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 53, और उस रेशियो को जब आप यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा 345, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको आप यूज़ कर लो, याद रखो तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए इसका यूज़ मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/4, और इस ट्रायंगल से tan 37 कितना आएगा, ज़रा देखो मुझे, tan 37 इस परपेंडिकुलर बाई बेस, ये भी 3/4 आ रहा है, और ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, tan अल्फ़ा 3/4, tan 37 3/4, तो दैट मीन्स कंपेयर करने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री, अल्फ़ा कितना आ गया 37 डिग्री। तो अब आप ज़रा देखो कि ये एंगल अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक 37 है, तो अगर मैं इसमें 20 डिग्री और ऐड कर दूँ तो ईस्ट से कितना दूर हो जाएगा वो, याद रखिएगा अल्फ़ा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है ना, दिस फ्रॉम R to A। तो ये अगर 37 डिग्री है और प्लस ये 20 डिग्री और ऐड करना होगा ईस्ट से डायरेक्शन निकालने के लिए, तो 37 डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना होगा, ये 57 डिग्री हो गया ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया, यानी अब हम आंसर क्या लिखेंगे कि हमने जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना था A और B, यहाँ जो दे रखा था उसने, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है 50 मीटर। तो वी विल राइट डाउन 50 मीटर इज़ द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी अब हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्शन कितना आया है 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना डिग्री है, 50 मीटर कितना आ जाएगा 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। कैसे मैं इसे मिटा दूं, फिर ये सब आपने उतार ही लिया होगा। उसको आप देखो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कुछ ऐसा है, दिस इज R, है कि नहीं, और R का जो एंगल यहाँ से बनना वो कितना है 20 डिग्री दिस अब प्लस 37 डिग्री दिस। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से जो एंगल बना था ईस्ट से वो कितना आया था, दिस इज़ 57 डिग्री। अब जाहिर बेटे कोई आदमी इधर से दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है, तो 90 में माइनस कर लीजिए, तो 90 माइनस 57 कितना होगा 33 डिग्री,
है या नहीं? तो आप उसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 मीटर एंड दिस मच एंगल, आई मीन 33 डिग्री। अब यहाँ उल्टा लिखना होगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये एक क्वेश्चन था, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अपने से भी समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ जो एंगल हमने निकाला है वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूटिलाइज कर लिया कंसेप्ट। आप कह सकते हैं कि सर इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाइए, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 3/4 ही तो लाना है ना। आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है। जब आप पुट कीजिएगा तो आंसर आपको 3/4 ही आएगा। देखिए कैसे, b की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो, 30 मीटर इंटू साइन थीटा कितना दे रखा है 90, साइन 90 लिखिए, डिवाइड बाई a कितना है देखिए 40 प्लस 30 cos 90। cos 90 0 होता है तो इसकी वजह से ये टर्म क्या हो गया, ये 0 हो गया। साइन 91 होता है तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 30 इंटू 130 और डिवाइड बाई 40 प्लस 0 तो 40, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3/4 वही आ गया। ट्रायंगल को यूज़ कीजिए, जो हमने ये ट्रायंगल दिया था याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल ट्रायंगल है। मैं फिर से दे रहा हूँ, 37 डिग्री 53 डिग्री 93 4 5। इससे आप साइन 37 cos 53 वगैरह की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो ये था एक प्रॉब्लम। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास दिए हुए होंगे तो उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। और उस लॉ से जो उन दो वेक्टर्स ए और बी का जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन हम लोगों ने सॉल्व किया है। एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू, यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कुछ इस टाइप से दिए हुए हों, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर है, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा मुझे मालूम हो तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से पास करता है, इट इज़ गिवन बाय दैट डायगोनल विच पासेस थ्रू द कॉमन टेल ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी एक पैरेललोग्राम आप बना लो इन वेक्टर से, उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो ये डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। दिस इज आर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हम लोगों ने भी सॉल्व किया, हमने नेमिंग की थी ओ ए बी सी लाइक दिस। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड हमने रिलेशन निकाला है, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास था, और वैसे थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और ये जो रिजल्टेंट हमारा आया है इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी हमारे पास ए और बी को हमने ऐड किया, उसका रिजल्टेंट ये आया, दिस इज द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसको हमने लिखा ए प्लस बी। अब ऑब्वियस है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी डायरेक्शन होगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ये रिलेशन है, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि इन दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको सिर्फ दो वेक्टर्स दे दिए जाएँ और थीटा ना दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि अगर हम थीटा वेरी करते रहें तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा ऑब्वियसली। जैसे जैसे यहाँ थीटा चेंज होगा तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। तो अब मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है, अब जरा आप पढ़ लें। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। यानी आप इन दो वेक्टर्स को जो ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिलेशन तो ये है, इस मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी वो बताना है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और कब होगी वो बताना है। यानी किस केस में ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा, और वो क्या होगा वो मुझे यहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए ऑब्वियसली जैसे थीटा आप चेंज करोगे, ये जो रिजल्टेंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसी का लेंथ ये चेंज होगा। तो देखते हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या आता है। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए इफ़ मॉड ए प्लस बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे ऑब्वियसली ए और बी तो गिवन है, यहाँ क्या दे रखा है, ए एंड बी आर गिवन टू यू। सिर्फ उनके बीच का थीटा नहीं दिया भाई, बिकॉज थीटा देना भी नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा है कि भाई मुझे थीटा वेरी करते हुए मुझे बताइए कि भाई इन दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो किस केस में इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा और किस केस में इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा, ये मुझे बता दीजिए आप।
तो सर मैं लिखने जा रहा हूँ कि मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन, अब आप बताओ खुद कि ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम। क्लियर बिल्कुल। दैट मीन्स व्हेन कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा का अपना रेंज होता है कॉस थीटा का, मैं लिख दे रहा हूँ कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा का भी यही रेंज होता है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। सिमिलरली कॉस थीटा के भी रेंज यही होता है, कॉस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस थीटा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता। तो चूँकि मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालना था इसलिए मैंने कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट की। और ये कब होता है, कॉस थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंड थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ए और बी का वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, यही कैसे होगा ना, मैग्नीट्यूड कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं, दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है, उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस केस में मॉड ए प्लस बी यानी दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है। तो ये अभी हमने क्या निकाला, ये कंडीशन निकाला कि भाई किस केस में मैक्सिमम होगा। दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो ये रिलेशन है कि व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस केस में इनका सम का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। अब निकाले जा रहा कि वो क्या होता है, तो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अब जरा देखिए मैक्सिमम के लिए करना क्या होगा, मुझे इस रिलेशन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या करनी होगी, 1। मैंने लिख ही रखा है कि मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसकी वैल्यू को 1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट किया मैंने 1, जस्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, मॉड ए प्लस बी इज मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज 1। अब अगर इसको सॉल्व कर लो तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, दिस इज प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर है। तो दिस इज मॉड ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू। अब ऑब्वियसली जब आप ये स्क्वायर से बाहर निकालेगा, ये इस पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो दैट मीन्स मॉड ए प्लस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सिंपली ए प्लस बी। ऑब्वियसली मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, यानी ये ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, तो ये हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स, सपोज कर लीजिए आपको दो फोर्सेस दिए जाएं, एक का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन हो, एक का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हो, जब हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सीधा ऐड कर दें, 4 + 3 7। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। क्लियर है। मैं बता रहा हूँ फिर से, दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो तो उनका रिजल्टेंट आता है कुछ जनरल वैल्यू गवर्न बाय दिस इक्वेशन। लेकिन अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोलोगे व्हेन दे आर पैरेलल। और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज सिंपली ए प्लस बी। ठीक है, तो ये रहा कंडीशन और ये रहा वो वैल्यू मैक्सिमम का। क्लियर है। अब मैं इसे मिटा कर मिनिमम पे केस करने जा रहा हूँ। अब देखिए सेकंड केस में क्या करने जा रहा हूँ कि भाई ये मिनिमम कब होगा ये बता दीजिए। तो मॉड ए प्लस बी इज मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम, ऑब्वियसली। ठीक है, ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स मैं आपको कह रहा हूँ, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। और कॉस थीटा -1 कब होता है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, 180 डिग्री का मतलब दे आर अपोजिट टू ईच अदर। दैट मीन्स मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, ए इज अपोजिट टू बी, अपोजिट टू वेक्टर बी, यानी ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर ए वेक्टर इधर हो
और बी वेक्टर इधर हो। मैग्नीट्यूड कोई छोटा बड़ा होता है, उससे कोई मतलब नहीं। बट व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी मिनिमम। यानी जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वैसे केस में जब आप उनका रिजल्टेंट निकालते हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो मिनिमम होता है। और मैक्सिमम कब था? व्हेन दे आर पैरेलल, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आता है। नाउ व्हेन दे आर अपोजिट, तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। क्लियर है? अब वो मिनिमम कितना होगा उसके लिए देखिए क्या करना होगा। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी मिनिमम। इसके लिए क्या करना होगा बताइए? मिनिमम के लिए क्या करना है? cos थीटा की वैल्यू -1 पुट करना होगा इस इक्वेशन में। तो पुट कीजिए आप, देखिए दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रहेगा प्लस 2ab। नाउ cos थीटा विल बी -1 क्योंकि मैं निकालने जा रहा हूँ मिनिमम वैल्यू। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही है ना, -2ab मैं लिख दे रहा हूँ इसको। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये वैल्यू है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab जो होता है ये तो दोनों वैल्यू हो सकता है ना, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर भी हो सकता है और b माइनस ए होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा एंड b माइनस ए होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू द सेम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से a माइनस बी भी वैल्यू आ सकती है और b माइनस ए भी होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर फिर रूट, फिर b माइनस ए होल स्क्वायर रूट, दोनों वैल्यू आ सकती है। और इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू सिंपली a डिफरेंस b, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, बिकॉज आपको हर हाल में ये वैल्यू जो आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना, दिस इज व्हाट इज द वैल्यू मॉड a प्लस b की आप मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहे हो, तो है तो ये मैग्नीट्यूड, तो द रिजल्ट हैज़ टू बी पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आना है। तो आप या तो इसको इस फॉर्म में लिखो कि चाहे ए छोटा हो या बड़ा, ये वैल्यू जब आप डिफरेंस लोगे और फिर आपने मैग्नीट्यूड साइन के अंदर ले रखा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। या एक दूसरा तरीका ये भी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डिफरेंस बी, ये कहलाता है साइन ऑफ डिफरेंस। ये क्या है? दिस इज साइन ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डिफरेंस बी जब दिया रहेगा तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला आप माइनस करोगे। अगर ए बी से बड़ा हो तो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, और अगर बी ए से बड़ा हो तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। दैट मीन्स इसको आप यहाँ से समझ लो, मैं इसे मिटा दूँ। यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाए, देखिए एक्चुअल में होता क्या कि 3 - 4 अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दोगे -1, क्लियर है, और 4 - 3 आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 1। लेकिन अगर इस तरह से लिखा रहेगा 3 डिफरेंस 4 तो ये वैल्यू भी 1 होगी, और 4 डिफरेंस 3 अगर देगा तो ये भी वैल्यू भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस के साइन का मतलब ये होता है कि जो दो वैल्यूज़ का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है उसमें से बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाला वैल्यू आप माइनस कर दें, जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी उस केस में। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम ही है। तो अब हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गया कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है a प्लस बी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है। वो मैग्नीट्यूड इन जनरल थीटा पे डिपेंड करेगा। तो अब आपसे अगर कोई केस पूछा जाएगा, ये बताओ कि भाई जब थीटा पे डिपेंड कर रहा है उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, कुछ मिनिमम होगी, तो क्या आप रेंज बता सकते हो कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है और किस केस में हो सकता है? तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? a प्लस बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है a प्लस बी, और ये कब आती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। दैट मीन्स व्हेन a इज पैरेलल टू b। एकदम क्लियर है? और इसी तरह से जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उनकी एक मिनिमम वैल्यू भी आती है ना। और वो मिनिमम वैल्यू देखिए क्या है, मॉड a माइनस बी या a डिफरेंस बी, दोनों में कोई भी आप ले सकते हो। मैं a डिफरेंस बी ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a डिफरेंस बी। और ये कब होता है? व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 180 डिग्री, यानी जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है। तो दैट इज व्हेन a इज अपोजिट टू b।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट था, मैं अब लिख दूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा था उसने, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी मैक्सिमम और ये वैल्यू आ गई a डिफरेंस b। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसका रेंज हमें मालूम हो गया। अब वो लिखते कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। यानी जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं a और b को, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो किस तरह का केस है। आपके पास ये दिया जाएगा, दिस वेक्टर इज a, दिस वेक्टर इज b, एंगल बिटवीन देम इज से थीटा, थीटा यहाँ पे मैं चेंज करता रहूँगा। अब इनसे आप क्या करते हो, पहले पैराग्राम बनाते हो और ये होता है उसका रिजल्टेंट, जिसको आप लिखते हो r इज इक्वल टू a प्लस बी। जाहिर बात है कि ये जो रिजल्टेंट आपका आया, जिसको आप OC बोलते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, इस OC का लेंथ वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू ये हमारे पास आ चुका है, मैक्सिमम ये आ चुका है। तो जो रेंज लिखना होगा वो हम कैसे लिखेंगे, हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकाली है, मॉड a प्लस बी, ठीक है ना। तो इसकी यानी हम लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड किया, उसका रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है a डिफरेंस b एंड मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी, है ना। ए डिफरेंस का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया यहाँ के हिसाब से कि डिफरेंस का मतलब होगा कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला आप माइनस करोगे। सो दिस इज द रेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है उसका ये रेंज है। मिनिमम इज दिस वैल्यू, मैक्सिमम इज दिस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि अब आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स आपको दिया जा रहा है 3 न्यूटन, कोई भी डायरेक्शन होगा, और एक दूसरा फोर्स आपको दिया जा रहा है सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो आपसे कहा जा सकता है कि भाई इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो इनका मैक्सिमम क्या पॉसिबल है। इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, थीटा डिपेंड करेगा थीटा पे। ये जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये बता दो। तो अभी जो रिजल्ट हमने डिराइव किया इस हिसाब से, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो तो f1 प्लस f2 है, पता है मुझे। रिजल्टेंट तो ये होता है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये काम करना होगा और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये रिलेशन है, बोलता है कि मैक्सिमम के लिए आप दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए आप। तो दिस इज सिंपली f1 प्लस f2, क्लियर। दैट मीन्स 3 प्लस 5, यहाँ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं याद रखिएगा। तो दिस इज 3 प्लस 5, दैट मीन्स 8 न्यूटन। यानी इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 8 न्यूटन। और ये कब होगी, समझ लीजिए मैक्सिमम के केस में वेक्टर्स को पैरेलल होना चाहिए। तो जब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हो जाएंगे उस केस में उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, 8 न्यूटन। यानी इससे ज़्यादा वैल्यू कभी नहीं हो सकती। आप जब भी आप इन दो फोर्सेस को आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए क्या करना होगा, f1 प्लस f2, ये मिनिमम है। मिनिमम क्या मिलता है, बोलता है कि आप दोनों फोर्सेज या दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का वो आप ले लें। यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंस, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे f1 डिफरेंस f2। f1 डिफरेंस f2 का मतलब क्या हुआ, 3 डिफरेंस 5, 3 डिफरेंस 5। और डिफरेंस की वैल्यू जो है ऑलरेडी हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। 3 डिफरेंस 4 भी 1 होता है, 4 डिफरेंस 3 भी 1 होता है। डिफरेंस साइन का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो 3 डिफरेंस 5 का मतलब क्या हुआ, 5 - 3 इट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहाँ इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो फोर्सेस दिए जाएं 3 न्यूटन और 5 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के, और आपसे कहा जाए कि ज़रा इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड करो और ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो आप बता दो। तो पॉसिबल वैल्यूज़ यही है, मिनिमम इज़ 2 न्यूटन। यानी इन दोनों वेक्टर्स को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों फोर्सेस को, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मिनिमम मैग्नीट्यूड इतना होगा। और ये कब होगा, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम लोगों ने यहाँ पढ़ रखा है ना, मिनिमम कब होता है, मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, दैट मीन्स ए इज अपोजिट टू बी। तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आता है।
और वो होता है दोनों की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, तो वो हो गया यहाँ 2 न्यूटन एंड मैक्सिमम इज 8 न्यूटन। जाहिर बात है कि इसका वैल्यू जो हो वो 2 न्यूटन से कम नहीं होने जा रहा और 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, जबकि 2 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन दी वेक्टर। तो चलिए अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था कि मॉड a प्लस बी का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होते हैं वो रेंज हमें पता चल गया है, उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो ज़रा सॉल्व करिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस आर वेक्टर्स, वी ऑल नो दिस। फोर्सेस 2 फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब उनका रिजल्टेंट की बात की जा रही है, रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करना है, लेकिन थीटा दिया हुआ रही है, मतलब थीटा वेरी करेगा, थीटा आप चेंज करते हो, जो अल्टीमेटली उसका रेंज ही पूछा है इसने। पूछा कि जब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इज और आर नॉट पॉसिबल एज देयर रिजल्टेंट, यानी इन दोनों फोर्सेस को जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है, जो है उसको नहीं, बल्कि जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ, पहले आप खुद इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो फिर आगे बढ़ा के अब इसे देख लें इस वीडियो को। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से कोई वेक्टर्स हो, ए वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी, ठीक है, कि इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना, ये हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे 2 वेक्टर्स का जो मिनिमम वैल्यू आता है, मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है ए डिफरेंस बी, ठीक है। मिनिमम का मतलब इससे फिर कम नहीं हो सकता। तो ज़रा ए और बी ही, हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हैं 3 न्यूटन 5 न्यूटन, तो मैं 3 न्यूटन को ए मान लेता हूँ, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन, ठीक है। तो मुझे चाहिए ए डिफरेंस भी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ए डिफरेंस भी का मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला हो उसमें से छोटा वाला माइनस करना हो, तो अल्टीमेटली मुझे लिखना है 3 डिफरेंस 5। तो 3 डिफरेंस 5 की वैल्यू क्या आएगी, -2 या 2। हमने बताया था ना कि डिफरेंस साइन में क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी ये उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होनी जा रही है, यानी 2 न्यूटन मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। हमारे केस में ज़रा चेक कर लीजिए, 2 न्यूटन से कम अगर कोई वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसी को मुझे टिक करना है, यहाँ लिखा हुआ नॉट पॉसिबल वाले को टिक कीजिए। आंसर वही चूज़ करना है कि ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पॉसिबल। तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारी 2 फोर्सेस जब हम ऐड करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2 न्यूटन, यानी 2 न्यूटन से कम पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में 1 न्यूटन भी है जो कि 2 से कम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। नॉट पॉसिबल वाले को टिक करना, तो ये एक आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आएगी, हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट, मॉड a प्लस बी मैक्सिमम कितना होता है, दिस इज सिंपली द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, और 5 3 + 5 ये हो गया 8 न्यूटन। यानी जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो रेंज हमारा क्या आया, मिनिमम 2 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम 8 न्यूटन, 2 से कम नहीं होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 8 से ज़्यादा कोई है कि नहीं इसमें, ये 2 है, 2 पॉसिबल है हमारे केस में। 3 तो जाहिर बात है कि 2 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 2 पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम 2 ही है। 3 जो है उनके बीच का नंबर है, 2 और 8 के बीच का 3 पॉसिबल है, आसानी से आ सकता है। 4 भी उनके बीच की वैल्यू है, 8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन 9 जो है वो 8 से ज़्यादा हो गया, तो मैक्सिमम ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैक्सिमम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो नॉट पॉसिबल के केस में ये भी आंसर आएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो रेंज है वो क्या है, दिस इज़ 2 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हमने ए और बी माना है ये लेस देन इक्वल टू 8 न्यूटन। मिनिमम 2 होगा, इससे कम नहीं होता, मैक्सिमम 8 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो कम से उसको टिक कीजिए क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था, और जो 8 से ज़्यादा उसको भी टिक करेंगे क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था। क्या इससे समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हमारे पास जो 2 वेक्टर्स दिए जाते हैं उनका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो उसका रेंज हमें मालूम हो गया क्या क्या रेंज है, ए डिफरेंस बी एंड ए प्लस बी, दिस इज़ मिनिमम, दिस इज़ मैक्सिमम। क्लियर है। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, और उसी पे बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी। तो हर प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि आप वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले ख़ुद अटेम्प्ट करें,
और अगर सॉल्व नहीं होता, कहीं स्टक कर जाते हैं, तब जाके आप सॉल्यूशन को देखें। तो इससे अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा होगा, आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसा ऐसा डेवलप होती चली जाएगी। तो पहले पॉज करके इसे अटैम्प्ट करें, नहीं सॉल्व होता फिर मैं सॉल्व करूँ, कर ही ना हो, आप वीडियो देख लेना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 2 वेक्टर्स A एंड B विद सेम मैग्नीट्यूड एंड एन एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन। तो 2 वेक्टर्स हैं A एंड B, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B ये दे रखा है, जिसको आप सिंपली A इज इक्वल टू B भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने का दोनों तरीका है, या तो आप ऐसे मानो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आपसे कहा गया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकालिए, फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो जाहिर बात है कि 2 वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि आप पहले पैराग्राम कंप्लीट करते हो, है कि नहीं। ये पैराग्राम कंप्लीट हो गया, दिस इज़ OABC आप मान लीजिए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू B, ये पॉइंट C है, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, तो डायगोनल उसका जो है वो रिजल्टेंट होता है। कौन सा डायगोनल, जो कॉमन डिजिट पास करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस सेंस में कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कहा जाएगा और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बजाय इसके कि वो लेंथी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, A² + B² + 2AB cos थीटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाता है बहुत छोटा सा। जाहिर बात है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ये बहुत एडवांटेजेस होता है कि आप किसी क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा टाइम उसमें बच जाता है अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखते हो तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो मुझे OC का मैग्नीट्यूड चाहिए, और फिर ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फ़ा, ये भी निकालना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट का फॉर्मूला है, जो रिलेशन हमारे पास है वो क्या है, मॉड A + B। पहले मैं रिलेशन लिख दूँ, A² + B² + 2AB cos थीटा, ये रिलेशन। लेकिन ये यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तो अल्टीमेटली ऐसे ही पुट करना होगा, आपको एंगल वगैरह दिया रहेगा। लेकिन जिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऐसा केस आ जाए कि 2 वेक्टर्स ऐड करने के लिए कहा जाए और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दे, तो यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा अभी शॉर्ट में, ठीक है ना, उसको आप याद रखना, उसको एज इट इज़ यूज़ कर लीजिएगा। तो आपको जाहिर बात है कि आपको फ़ायदा होगा, एडवांटेज है, उसमें टाइम बच जाता है आपका। तो अब मैं अप्लाई इस रिलेशन में मैं ये वाला पार्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ जिसमें A और B दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। A की जगह भी A लिखूँगा और B की जगह भी A लिखूँगा, बिकॉज B और A का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रखा है, सेम दे रखा है। तो देखिए A² तो A² है ही, B भी A के बराबर ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो यहाँ भी मैं A² लिखूँगा प्लस 2A, यहाँ भी फिर A लिखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2A² 2A × A एंड देन cos थीटा। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए ये A² + A² 2A² हो गया, और प्लस फिर यहाँ भी वही है 2A² cos थीटा, 2A² कॉमन कर लीजिए आप, तो दिस इज़ 1 + cos थीटा। क्लियर है। अब ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, 1 + cos थीटा की जो वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू 2 cos² θ/2, दिस इज इक्वल टू 2A² एंड 1 + cos थीटा इज 2 cos² θ/2, ठीक है। नाउ 2 × 2 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, दिस इज 2 A² और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये सिर्फ A बचेगा, अगेन cos² और फिर स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा सिर्फ cos θ/2। ये रिज़ल्ट आपका आया है मॉड A + B का। यहाँ वेक्टर्स को कहा जाएगा ऐड करने के लिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो बजाय इसको यूज़ करने के वी विल यूज़ दिस रिलेशन 2A cos θ/2। अब मुझे पता लगाना कि ये जो एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट यहाँ पास हुआ है, ये कितना एंगल बनाएगा दोनों वेक्टर से। इसको एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेते हैं। तो अगर आपसे गेस करने के लिए कहा जाए तो गेस तो कर सकते हो कि भाई ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा इसके दोनों के बीच के एंगल को। ये पता है कि जितना वेक्टर बड़ा होता जाएगा रिजल्टेंट उसी तरफ झुकता चला जाता है, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट शुड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू θ/2 आनी चाहिए, θ/2 इधर भी और θ/2 इधर भी, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये A है और ये B है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट R, ये पूरा एंगल थीटा था, तो लेकिन जब R
क्या करेगा, इस थीटा को बाइसेक्ट कर देता है, यानी आर यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2। ये सर कैसे थीटा बाई 2 है, तो मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर्स हमने ऐड किया था तो ये रिजल्ट आपको शायद याद हो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये रिजल्टेंट हमारा आया था, याद होगा आर, और ये एंगल अल्फ़ा एंड इसके tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने आपको लिखाई थी जस्ट जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन डिराइव किया था। वो वैल्यू क्या थी, tan अल्फ़ा वाज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, यही रिजल्ट था। अल्टीमेटली मुझे प्रूफ क्या करना है कि फॉर दिस स्पेशल केस जिसमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू थीटा बाई 2 आनी चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं, मैंने प्रूफ क्या करना, मतलब अल्टीमेटली आएगा, ये तो मैंने गेस किया था, अब मैं उसे सॉल्व अल्टीमेटली वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए ज़रा वैल्यू पुट कीजिए, b और a दोनों बराबर है, तो मैं b की जगह भी a लिखने जा रहा हूँ, a साइन थीटा डिवाइड बाय दिस इज a, और फिर ये b दे रखा है तो a cos थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a साइन थीटा डिवाइड बाई a कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज 1 प्लस cos थीटा, तो a और a कैंसिल। अब एक काम कीजिए आप, हमारे पास जो रिज़ल्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद होगा आपको कि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है या नहीं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं अगर एंगल को हाफ कर दूं तो हर जगह हाफ करना होगा, यानी अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं तो साइन 2 थीटा जब था तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, जब साइन थीटा को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये रिजल्ट होता है, ये भी आइडेंटिकल रिलेशन से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो मैं इसको लिखना है साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिख रखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। अब आप उसे सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल और ये कॉस स्क्वायर बाई 2 और ये कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से, तो एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा स्क्वायर से, तो एक तो बचा बहरहाल। अब नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा है और ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा है, तो साइन बाई कॉस टैन होता है, पता है आपको। लेफ्ट साइड में मैं इसको उतारने जा रहा हूँ, दिस इज टैन अल्फ़ा, राइट साइड में आपके पास क्या आया, टैन थीटा बाई 2, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई 2। प्रूफ हो गया एक तरह से। तो जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर दो वेक्टर्स a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, मुझे बताओ। तो रिजल्टेंट का तो को याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।